नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग व्यंजन वर्णों की शुरुआत किए थे, व्यंजन के वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे थे। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो मुझे उम्मीद थी कि वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग अगले प्रकार से व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं, डिफाइन करते हैं। प्राणवायु या मुंह से निकलने वाले ध्वनि के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण लिख लेते हैं। दूसरा वर्गीकरण, प्राणवायु या मुख से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर व्यंजन के भेद। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आधार पर भी दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। प्राणवायु या मुख से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर भी व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण, क्या होता है? अल्प प्राण। और एक होता है महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। आइए हम लोग समझते हैं कि ये अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। पहले समझते हैं कि अल्प प्राण का मतलब क्या है और महाप्राण का मतलब क्या है। देखो, अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब यहाँ प्राण उड़ान से नहीं है, यहाँ प्राण का मतलब वायु से है। किससे है? वायु से है। अल्प का मतलब थोड़ा और वायु का मतलब वायु, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। अब देखिएगा कैसे हम पता करेंगे कि किसके मुख से वायु कम निकल रही है, किसके उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकल रही है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो 25 वर्णों को मैंने वर्गीय व्यंजन भी कहा था। तो उसको वर्ग में बांटा गया है और 5 वर्गों में बांटा गया है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं एक वर्ग में? 5 वर्ण आते हैं। अब देखिएगा, तो उसमें हम पहले क वर्ग के उच्चारण करते हैं। देखो, किसमें कम वायु निकल रही है, किसमें अधिक वायु निकल रही है, मुख से समझने का प्रयास करिएगा। अंधा भी समझ जाएगा, बहरे की तो बात छोड़िए। देखो बोलते हैं, देखो क। अच्छा, एक बार मैंने बोला देखो क, देखो इधर वाला हाथ क्या होता है? तनी मजबूत होता है, क्योंकि इस पर काम हम ज़्यादा करते हैं ना। डंडा इस पर लगेगा तो कम बुझाएगा, लेकिन पलट के ऐसे मारेंगे तो ज़्यादा बुझाएगा, क्योंकि इधरिया क्या होता है? कमजोर। तो इधरिया से बोलेंगे तो कम उधियाएगा, इधरिया से बोलेंगे तो ज़्यादा नहीं उधिया जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करिएगा। देखो, बोले क, देखो खाली बोल रहे हैं तो इतनी वायु निकल रही है कि केवल हिल रहा है। अब देखो क हिल रहा है, लेकिन बोलेंगे ख, देखो उधिया गया, अथवा क्या हुआ? इतना तेज वायु निकली है ख में कि क्या हो रहा है? उधिया जा रहा है। अब इसी तरह से बोलेंगे ग, कम निकला, लेकिन बोलेंगे घ, देखो उधिया जा रहा है। और ञ में कम निकल रहा है। तो हमने क्या देखा कि क में तो कम निकला, ख में ज़्यादा निकला, ग में क्या निकला? कम निकला, और घ में क्या निकला? ज़्यादा निकला। क, ख, ग, घ, और एक आ जाएगा ञ। तो इसमें कम निकल रहा है और इसमें क्या निकल रहा है? इसमें कम निकल रहा है। क में कम निकला, ख में ज़्यादा, ग में कम निकला और घ में क्या निकला? ज़्यादा निकला। और ञ में वायु क्या निकली?
कम निकले। तो जिसमें कम निकलेगी तो उसी को तो अल्प प्राण बोलेंगे। तो बकिया को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, तो बचा कितना, 3 वर्ण। अच्छा, ये वर्ग का चौथा वर्ण पहला वर्ण, ये चौथा वर्ण तीसरा वर्ण, और ये वर्ग का पहले वर्ग का चौथा वर्ण पांचवा वर्ण। अर्थात मित्रों यहीं से जुगाड़ बन गया कि प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण को हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। तो इस चिड़िया को मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। प्रत्येक वर्ग के क्या, प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस, देखो अब ही रुकिएगा समझिएगा, वर्ग के 1 3 5। अब इसके बाद अंतस्थ वर्ण, कौन वर्ण, अंतस्थ वर्ण। वहाँ जब मैंने बताया था घोष में, तो घोष का अंत हुआ था ह के साथ न हुआ था। यहाँ जो है ह के साथ नहीं करेंगे, यहाँ केवल अंतः कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, अंतस्थ वर्ण। किसी को साथ होठ में नहीं ले जाना है भाई, ध्यान रखना, केवल अंतस्थ वर्ण आएगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, और किसको शामिल करेंगे, सभी स्वरों को शामिल करेंगे। किसको शामिल करेंगे, सभी स्वरों को। तो विद्वानों मित्रों देखो, 1 3 5 में कितने वर्ण आएंगे, 15 वर्ण आ जाएंगे। और अंतस्थ वर्ण कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 15 और 4 19 व्यंजन हुए कि नहीं हुए, हाँ हुए ना, चलिए ठीक, तो 19 हो गए। अब देखो बकिया, ये तो स्वर आएंगे ही आएंगे, इसको हम व्यंजन में नहीं काउंट करते हैं, ये तो सबको पता है। आगे देखिएगा, अब महाप्राण जिसमें वायु ज़्यादा निकली थी, देखो क ख ग घ निकल रहा है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो ये हमारा देखो उसका नहीं समझ में आएगा, समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं। देखो अब देखो 2 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि ऐसे भी बचा है दूसरा वर्ग और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, टोटल कितने यहाँ से बन जाएंगे, 10 गो बन ही जाएंगे। और इसमें आएगा उष्म वर्ण, सल उष्माण, क्या सल उष्माण। तो इसमें उष्म वर्ण आएंगे, तो उष्म वर्ण में कितने वर्ण आते हैं, 4 आते हैं। वहीं स और ह। फिर बात आ गई छापने की, मत छापिएगा। देखो 4 ये और 10 ये, 4 10 14, और 14 19 कितना हुआ, 33। कितना हुआ, 33। इस तरह से प्राण वायु या मुख से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 33। जब 33 हो गया तो मामला फिट हो गया। अब आइए देखिएगा, हम लोग आगे देखते हैं, तनी से उसको क्लोज। हम लोग तीसरे प्रकार से व्यंजन को देखेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर टोटल 8 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। हमको इसकी, मैंने पहले ही बताया कि परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको परिभाषा चाहिए तो बहुत सारी किताबों में परिभाषा दी गई है, हम लोगों से परिभाषा नहीं पूछेगा। हम लोगों को केवल छांटने के लिए ही, अब तक जितने भी यूपी टेट या सुपर टेट 2 बार हुए हैं, क्वेश्चन आए हैं, केवल छांटने के लिए ही बनाया है। अगर आपको परिभाषा याद होगा तो बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ से परिभाषा आप देख सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे स्पर्शी वर्ण। तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि होते हैं स्पर्श वर्ण, और उस स्पर्श वर्ण को मैंने बांटा था 3 भागों में। शायद इसी पार्ट में होगा या तो अगले वीडियो में होगा, वहाँ आप देख करके समझ लीजिएगा। तो स्पर्श वर्ण को मैंने 3 भागों में बांटा था। एक था स्पर्शी, एक स्पर्श संघर्षी और एक नासिकीय। तो स्पर्शी में मैंने कुल 16 वर्ण बताए थे। किसको किसको बताए थे समझिएगा। मैंने बताया था च वर्ग को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर, किसको छोड़कर, बैठ जाओ, कहाँ इतना जल्दी सो रही हो, बैठ जाओ। च वर्ग को छोड़कर। इसके बाद देखेंगे प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को छोड़कर, च वर्ग तथा प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को छोड़कर बाकी जो शेष आएंगे, बचेंगे 16 वर्ण, वह किस में आ जाएंगे, स्पर्शी के अंतर्गत आएंगे। बैठ जाओ, कैसे स्टूडेंट हो।
अब देखो स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में च वर्ग के प्रारंभ के, च वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण, च वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण यानी 4 वर्ण ये आ जाएंगे। और नासिक में मैंने बताया था कि सभी वर्गों के 5वें वर्ण, इसी को नासिक या अनुनासिक या सानुनासिक कह सकते हैं। तो सभी वर्गों के प्रारंभ के 5 वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? नासिक या अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। संघर्षी या ऊष्म वर्ण, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में गर्माहट या सनसनाहट निकलती है ऊष्म वर्ण या संघर्षी कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत वहीं आएंगे सल प्रत्याहार वाले। तो कौन कौन आएंगे? स और ह, ये किसके अंतर्गत आएंगे? संघर्षी के अंतर्गत। अर्ध स्वर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो अर्ध स्वर के अंतर्गत य और व आता है। एक बात समझिएगा, संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। संस्कृत में अर्ध स्वर पूछेगा तो 4, कौन कौन? य व र और ल। लेकिन हिंदी में अर्ध स्वर पूछेगा तो किसको बताएंगे? केवल य और व को। एक बात और बताता हूँ विद्वानों, समझने का प्रयास करो। देखो वास्तव में एक आता है संघर्षहीन, इसको हम संघर्षहीन, देखिए संघर्षहीन वर्ण। अब ये संघर्षहीन वर्ण जो होते हैं ना, ये 4 होते हैं, य व र और ल। इनको हम क्या बोलते हैं? संघर्षहीन बोलते हैं। अब इसमें य और व को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए। आईना जैसे, एकदम अंगूर जैसे। कैसे? अंगूर जैसे। जैसे अंगूर का रस दिखता है वैसे ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आप जानते हैं कि, चलिए हम नहीं ज़्यादा बोलेंगे। अब देखो य और व अर्ध स्वर, और र को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। और र को पार्श्विक और ल को लुंठित नहीं बोलेंगे। र को क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित। र को क्या बोलेंगे? लुंठित। र को क्या बोलेंगे? र को बोलेंगे लुंठित, या इसी को क्या बोलेंगे? प्रकंपित। क्या बोलेंगे? प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित। और ल को क्या बोलते हैं? ल को बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया कि संघर्षहीन य व र ल होते हैं, इसमें अर्ध स्वर, इसको क्या बोलेंगे? लुंठित या प्रकंपित, और इसको क्या बोल देंगे? पार्श्विक। तो आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं इसको। अब देखो तो यहाँ अर्ध स्वर के अंतर्गत य और व आ गया। प्रकंपित और लुंठित में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? र आएगा। क्या आएगा? र आ जाएगा। और पार्श्विक में क्या आ जाएगा? ल आएगा। ताड़न जात उच्छिप्त दिगु या फेंका हुआ, सुपर टेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, यूपी टेट में बार बार पूछता है। समझिएगा ताड़न जात उच्छिप्त या दिगु या फेंका हुआ वर्ण क्या होता है? वे वर्ण, जैसे फेंकने का मतलब नहीं कि जैसे हम ढेला वाला ऐसे ही फेंक देते हैं तुरंत, वही बतिया तो है। जैसे वे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा जो है तालु को स्पर्श करके तुरंत ऐसे लटक जाती है, तुरंत स्पर्श करती है और तुरंत जो है सीधा हो जाती है। जैसे बोलो ड, देखो ड, जैसे लग रहा है कि मर्डर करके तुरंत सीधा हो गई ना। तो ड और ढ, ड और ढ ये कैसे बनाते हैं? ताड़न जात या उच्छिप्त या दिगु, या इसी को हम क्या कहते हैं? फेंका हुआ। तो देखो इसको लिख देते हैं ड और क्या लिखते हैं? ढ। अब बताओ ड और ढ के नीचे बिंदी रहेगा कि नहीं? देखो भाई बिंदी का बड़ा इस समय कमाल चल रहा है। तो ड और ढ के नीचे बिंदी रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि बिंदी ज़रूरी है। अरे बिंदी रहेगा भाई, ठीक है, ज़रूरी है तो लगा देते हैं बिंदी। और वैसे भी कहते हैं कि हिंदी में जहाँ बिंदी नहीं उसे हिंदी नहीं कहेंगे, तो ड और ढ लग जाएगा बिंदी। तो ड और ढ बिंदु, इस बिंदु का बड़ा कमाल है। देखिए कैसे कैसे बिंदु लगता है, तो इसको अलग अलग हम बोल देंगे।
यहाँ नीचे लगा रहेगा तो इसको बोलेंगे ताड़नजात, उच्छिप्त, दिगु या फेंका हुआ। लेकिन बगल में लग जाए, यहाँ का बिंदी यहाँ लग जाए तो समस्या गंभीर। अरे यार ये तो बकलोला है एकदम से। आओ देखो इसका भी तमाशा हम लोग देखते हैं, हिंदी में लगा लेते हैं इधर उधर। देखो ऐसे देखिएगा, मान लीजिए या एक कोई भी वर्ण लिख दिया, तो वर्ण के नीचे बिंदी तो क्या बोलेंगे? ताड़नजात। क्या बोलेंगे? ताड़नजात। अरे ताड़न में देखो, ताड़न में भी बिंदी कहाँ लगी है? नीचे वहीं लगी है। कहाँ लगी है? नीचे। अब नीचे का मतलब हाँ। अब देखो इसी को क्या बोलेंगे? उच्छित। इसी को क्या बोलेंगे? दिगु या फेंका हुआ। अब देखिएगा इसी को दिगु या इसी को उच्छिप्त या इसी को फेंका हुआ। अब बिंदी तनी बगल में लग गया, देखो यहाँ लग जाएगा। तो जब बिंदु यहाँ लगता है तो इसी को हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। और जब बिंदु यहाँ लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। देखो बिंदु का कमाल, बिंदु का कमाल। और एक बिंदु यहाँ लगा देंगे तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्वान? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। समझ में आई बात? जैसे अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं तो वहाँ पर क्या लगी होती है? बिंदी लगी होती है। जैसे अभी हम लिखेंगे फॉरस, क्या लिखें? फॉरस। तो फारस में यहाँ या फारसी लिख देंगे तो यहाँ बिंदु होती है कि नहीं? जैसे यहाँ लिख देता हूँ चंचल, तो ऊपर क्या है? अनुस्वार हो गया चंचल। अगर हम नीचे जैसे लिख देते हैं ताड़, तो ताड़ में नीचे यहाँ बिंदी तो ताड़नजात। और जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर वांग्मय, क्या लिख देते हैं? वांग्मय, तो यहाँ बिंदु हो गई, तो ये क्या हो गया? पंचमाक्षर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं आगे। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया कि ड ढ क्या होते हैं? उच्छिप्त। एक चीज़ और समझिएगा, जब इस पर बिंदी नीचे नहीं रहेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। आप परीक्षा में ध्यान से देखिएगा, बिंदी बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि बिंदी ये दिखती नहीं है। आजकल बिंदी बहुत छोटी छोटी है, तो ये बिंदी दिख नहीं रही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं तो क्या बोलेंगे? मूर्धन्य बोलेंगे। और बिंदी लग गई तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ताड़नजात। चलिए तनिक क्लोज करो वीडियो, रोक के रहो तो इसको मिटा लें।